गुड लक फॉर ऑल स्टूडेंट। और जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं गोल्डन रूल्स फॉर लेजर्स अकाउंट। तो खाता बही के बनाने के लिए जो उसमें पोस्टिंग के जो रूल्स हैं वो गोल्डन रूल्स यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किए हैं। जिससे बिल्कुल भी नहीं आते हैं वो भी यहाँ पर देख सकता है, समझ सकता है। लेकिन उसके लिए जर्नल की एंट्री सबको आनी चाहिए। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर बिना जर्नल बनाए लेजर अकाउंट बनाने यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें, ज़रूर बहुत अच्छे से समझ में आएँगे। बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसे देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो गोल्डन रूल्स की हम शुरुआत करते हैं। और ले तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, रूल्स ऑफ पोस्टिंग इन लेजर्स अकाउंट। खाता बही के खाते में पोस्टिंग करना सीखें। पोस्टिंग को खतौनी करना भी बोला जाता है। और जैसा हिंदी में मैंने यहाँ लिख रखा है, बिना जर्नल बनाए लेजर में पोस्टिंग करना सीखें। लेजर हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, सॉरी, जर्नल हमें बहुत ही अच्छे से बनाना आना चाहिए। लेकिन मैं फ़िलहाल यहाँ पर बिना जर्नल के बिना जर्नल बनाए लेजर में पोस्टिंग करना आपको यहाँ सिखाने वाला हूँ। जिसके लिए सबसे पहले हमें थोड़ी-सी ये चीज़ मालूम होनी चाहिए, खाते के प्रकार। खाते कितने प्रकार के होते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। संक्षिप्त रूप में मैंने यहाँ पर लिख कर के रखा हुआ है। जैसे सबसे पहले हमारे पास व्यक्तिगत खाते होते हैं। व्यक्तिगत खाते किसी व्यक्ति के नाम का खाता, किसी कंपनी के नाम का खाता, किसी फर्म के नाम का खाता या किसी संस्था के नाम का खाता होता है। फर्म का ही ये संस्था होती है। इनके नामों के अगर खाते हैं, तो वे व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। जैसे राम का खाता मैंने यहाँ लिख रखा है एग्ज़ाम्पल के तौर पर, श्याम का खाता है, मोहन का खाता है, दुर्गा मांटेशनरी एंड सन्स का खाता है, राणा शुगर मिल्स लिमिटेड का खाता इत्यादि। ये सब हमारे पास व्यक्तिगत खाते होते हैं। दूसरा खाता हमारे पास में आता है, खाते का दूसरा प्रकार जो है, इसका नाम है वास्तविक खाते, जिसको संपत्ति खाते भी बोला जाता है। फर्म के संपत्ति के नाम का जो भी खाता है, वो संपत्ति खाता कहलाता है, जिसको वास्तविक खाते भी बोलते हैं। जैसे रोकड़ खाता है, ये भी संपत्ति है, भवन खाता है, मशीन खाता है, फर्नीचर खाता है, इत्यादि। तीसरा अकाउंट हमारे पास आता है अवास्तविक खाते, जिसको आय व्यय खाते या लाभ-हानि से संबंधित खाते भी इनको बोला जाता है। जैसा हमारे पास वेतन खाता, मज़दूरी खाता, किराया खाता, भाड़ा खाता, ब्याज खाता, कमीशन खाता आदि। अगर इन सारी चीज़ों से रुपए हमारे पास से जा रहे हैं, तो ये व्यय खाते हैं। और इन चीज़ों से रुपए हमारे पास आ रहे हैं, तो ये हमारे आय खाते कहलाते हैं। अब इन खातों के आधार पर ही हम लेजर में पोस्टिंग करना सीखने वाले हैं, बिना जर्नल के। सबसे पहले हम खातों के आधार पर ही चलेंगे। जैसे खाते सबसे पहले हमारे पास व्यक्तिगत खाते की बात आई थी। तो पहले हम इसी खाते की पोस्टिंग करना सीखेंगे। इस खाते के बारे में मैंने लाइन यहाँ पर लिख रखी है कि जिस व्यक्ति के खाते में पोस्टिंग की जाती है, लेन-देन में उसी व्यक्ति को देखते हैं। अब देखते क्या हैं कि वह पाने वाला या देने वाला है। ये 2 बातें देखते हैं उस व्यक्ति के, उस कंपनी के, उस फर्म के बारे में कि वो पाने वाली है या देने वाली है। यदि किसी लेन-देन में यह पाने वाला है, तो खाता बही के डेबिट पक्ष में इसको लिखा जाएगा। और आगे फिर अगर इसके व्यक्ति से लेन-देन होते हैं, कंपनी से इसी से लेन-देन होते हैं दोबारा से, तो जब आगे किसी लेन-देन में यह देने वाला है, तो इसे खाता बही के क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। अगर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने पास नोट कर सकते हैं। इसे शॉर्ट रूप में अगर हम देखें, तो शॉर्ट में यहाँ मैंने लिख रखा है कि पाने वाला है, तो इसे डेबिट पक्ष में लिखेंगे और देने वाला है, तो इसको क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। आइए इसका एग्ज़ाम्पल के लिए देखते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक लेन-देन यहाँ पर लिया हुआ है और वो ये है 5 जनवरी। 5 जनवरी को यहाँ लिख रखा है कि राम से माल क्रय किया गया है।
₹5000 का। फिर दोबारा से इसी व्यक्ति का नाम आया, 15 जनवरी में लिखा है राम को भुगतान दिया गया है ₹2000। दोनों ही लेन-देनों में हमें देखना है कि ये पाने वाला है या देने वाला है। तो यहाँ जो पहला लेन-देन हमारे पास है, लिखा है राम से माल क्रय किया। यहाँ पर राम देने वाला है और रूल्स के मुताबिक देने वाला व्यक्ति हमेशा क्रेडिट होता है, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसको खाता बही के खाते में यानी क्रेडिट पक्ष में इसको हम लिखेंगे। जैसा हमारे पास में हमने यहाँ लिख रखा है, ये हमारे पास है। और यहाँ पर हमारे पास जो हम अकाउंट बना रहे हैं, जिसका बना रहे हैं, ऊपर यहाँ पर नाम लिख देते हैं। हम राम का खाता बना रहे हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत खातों की यहाँ बात चल रही है। पहले लेन-देन में 5 जनवरी में ये देने वाला हो रहा है, तो हमने क्रेडिट पक्ष में लिख दिया और जो काम हुआ है, वो हुआ है परचेज़, क्रय। तो हमने यहाँ पर बाय परचेज़ अकाउंट यहाँ पर लिख दिया है। और परचेज़ अकाउंट में जो ₹5000 दिए गए थे, वो ₹5000 यहाँ पर लिख दिए गए। एक ज़ीरो शायद यहाँ पर आपको दिखाई ना दे, आपको कॉमन सेंस से यहाँ समझना है कि ये ₹5000 लिखा हुआ है। फिर 15 जनवरी के लेन-देन में लिखा है कि इनको भुगतान दिया गया। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, 15 जनवरी राम को भुगतान दिया। अब यहाँ पर राम पाने वाला हो गया, इसका नाम दोबारा आ गया। तो फिर इसको अब हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ डेबिट पक्ष में इसको लिख दिया गया। इसने पाया है, क्या पाया है? कैश पाई है, तो कैश अकाउंट को यहाँ पर लिख दिया गया है। ₹2000 थे, वो यहाँ लिख दिए। इसके बाद अब एक लाइन छोड़ कर के हमने दोनों तरफ से यहाँ भी लाइन छोड़ी और क्रेडिट में भी लाइन छोड़ी और कॉलम को बंद करके टोटल कर दिया, जो टोटल ज़्यादा था वही दोनों तरफ लिखा। क्योंकि ये 5000 ज़्यादा है और यहाँ पर 2000 है, यहाँ 5000 आया है, क्योंकि और लेन-देन यहाँ नहीं हुए हैं इस महीने में। तो जो ज़्यादा है, यही ₹5000 दोनों पक्षों में लिखा गया। इस 5000 में से ये ₹2000 को लेस कर दिया गया। जब इसे लेस कर दिया गया, तो फिर यहाँ हमारे पास 3000 बचा, ये बचा है बैलेंस। और ये बैलेंस जिस महीने में हम एंट्री कर रहे थे, उस महीने की अंतिम तारीख को लिखा जाता है 31 जनवरी का महीना यह चल रहा था, तो 31 जनवरी और इस पे लिखा गया बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड डाउन। फिर इस बैलेंस को अगले महीने में इसकी साइड चेंज कर दी जाती है, पक्ष को बदल दिया जाता है और अगले महीने की पहली तारीख आती है फरवरी 1। यहाँ लिखा जाता है बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन। जो ये 3000 थे, ये उठ कर के क्रेडिट पक्ष में अब लिख दिए गए। यहाँ एक चीज़ हमें और समझना है, अगर किसी भी व्यक्तिगत खाते का यानी व्यक्ति के नाम के खाते का बैलेंस बीडी क्रेडिट पक्ष में अगर आता है, तो इसका मतलब होता है कि वह व्यक्ति जिसका हमने ये खाता बनाया है, वह हमारा लेनदार है। अगर ये बैलेंस बीडी डेबिट पक्ष में आता, तब इसका मतलब होता कि यह व्यक्ति हमारा देनदार है। तो मैं समझता हूँ व्यक्तिगत खाते में लेन-देन करना आपने समझ लिया होगा। इसी तरह से पूरे लेन-देनों में, महीने भर के लेन-देनों में जितने भी व्यक्तियों के नाम, कंपनियों के नाम, फर्मों के नाम आए होते हैं, उन सबके हम डेट बाय डेट अकाउंट बनाते हैं और रूल्स यही होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अगले लेन-देनों की तरफ और अगले वो खाते के प्रकार के आधार पर ही हम चलेंगे। दूसरा खाता था वास्तविक खाते, जिसे हम संपत्ति खाते भी बोलते हैं। इसके बारे में आप जैसा यहाँ पर देख रहे हैं, जिस संपत्ति का खाता बनाया जा रहा है, यदि यह संपत्ति व्यापार में आ रही है, तो इसे डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा और यदि यह संपत्ति व्यापार से बाहर जा रही है, यानी इससे हमारा अधिकार समाप्त हो रहा है, तब इसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा।
शॉर्ट में अगर इस रूल्स की हम बात करें, तो इसको शॉर्ट में भी लिख रखा है हर रूल्स के लिए मैंने। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, संपत्ति अगर आई है, यानी संपत्ति आई तो डेबिट पक्ष में, संपत्ति गई तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पर भी मैंने यहाँ पर लेन-देन लिख रखे हैं। आप चाहें इनका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास नोट कर सकते हैं। यहाँ संपत्ति खातों की बात चल रही है। जैसे यहाँ लिख रखा है, 1 जनवरी में मोहन से नगद रुपए मोहन ने नगद रुपए से व्यापार आरंभ किया। ये 10,000 रुपए लगाए हैं। इसके बाद फिर 1 जनवरी में है, नगद माल खरीदा, 5 जनवरी में नगद माल बेचा, 6 जनवरी में नगद फर्नीचर खरीदा और 10 जनवरी में माल दान में दिया। यहाँ हम संपत्ति खातों की ही केवल बात कर रहे हैं। तो संपत्ति के बारे में अगर हम यह बात करें, तो संपत्ति में एक तो ये नगद वाला यानी कि कैश अकाउंट यहाँ पर आ रहा है। अब कैश अकाउंट कितनी बार यहाँ पर आ रहा है, तो उतनी बार कैश अकाउंट नहीं बनेगा। कैश अकाउंट तो केवल एक ही बार बनाया जाएगा। यहाँ संपत्ति की हम बात कर रहे हैं, एक संपत्ति यहाँ पर फर्नीचर भी है। तो इन्हीं को लेकर के हम संपत्ति खाता अगर बनाते हैं, पहले हम कैश अकाउंट को ले रहे हैं। पूँजी संपत्ति नहीं होती है, वो दायित्व होता है, लेकिन यहाँ हम पूँजी खाते की बात करेंगे। लेन-देन हमारे सामने ये रहे हैं, इनको नोट कर लें, जिसमें हम सबसे पहले हम कैश अकाउंट को बनाएँगे। तो कैश अकाउंट को हम सबसे पहले बनाएँगे। देखें, कैश अकाउंट को बनाने के लिए पहले हमारे पास फॉर्मेट सेट यहाँ पर है, सेट कर लिया गया है और अकाउंट का नाम हम यहाँ लिख देंगे कैश अकाउंट। अब हमें हर लेन-देन में सिर्फ़ और सिर्फ़ कैश को ही देखना है। कैश अगर आई है तो डेबिट पक्ष में और कैश अगर गई है व्यापार से निकल कर, तब उसे क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं, डेबिट पक्ष में ये कैपिटल अकाउंट है या सेल्स अकाउंट है, तो इसका मतलब है ये दोनों चीज़ें व्यापार के अंदर आई हुई हैं। और क्रेडिट पक्ष में जो लिखे गए हैं, तो क्रेडिट पक्ष में जो लिखा गया है, वो क्रेडिट पक्ष में ये जो रकमें लिखी हुई हैं, ये निकल के गई हैं। क्या? निकल के गई हैं कैश अकाउंट। क्योंकि पर्टिकुलर में इनका माध्यम देखते हैं, किस माध्यम से धनराशि आई है या किस माध्यम से ज़रिए से धनराशि गई है। जिसमें सबसे पहले लिखा था 1 जनवरी में व्यापार प्रारंभ किया। जब व्यापार को प्रारंभ किया तो व्यापार के अंदर कैश आई थी। व्यापार के अंदर कैश आई थी, लेकिन जो व्यापार शुरू किया जाता है उसे कैपिटल बोला जाता है, उस पूँजी को, उस धनराशि को। तो यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा गया 10,000। इसके बाद फिर 1 जनवरी हुई और 1 जनवरी में दूसरा लेन-देन था, जिसमें लिखा था नकद माल क्रय किया गया। जब नकद माल क्रय किया गया तो धनराशि यानी कि ये कैश हमारे पास से निकल कर के गई। जब गई है तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा, लेकिन क्रय परचेज़ लिखा जाएगा, परचेज़ यहाँ पर लिख दिया गया। इसका एक रूल्स कि जिस खाते को हम बना रहे होते हैं, उसका नाम पर्टिकुलर के अंदर कहीं भी नहीं लिखा जाता है। इसका अपोज़िट लिखा जाता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट जो हमारे पास गई है माल खरीदने में 2,000, वो लिख दिया गया। इसके बाद 5 तारीख का लेन-देन था, जिसमें था नकद माल बेचा। जब नकद माल बेचा गया तो कैश आ गई है, कैश को ही देखना है, कैश आ गई है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, लेकिन कैश काहे से आई? सेल करने से आई, या सेल अकाउंट लिख दिया गया। 1500 रुपए था, वो लिख दिया गया। फिर 6 तारीख हमारे पास आई और 6 तारीख में लिखा हुआ था फर्नीचर नकद खरीदा गया। फर्नीचर नकद खरीदा गया, तब भी यहाँ पर क्योंकि हमें कैश को ही देखना है, कैश हमारे पास से गई है, तो इसलिए क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा ये। और कैश जो गई वो किस काम में गई, यानी वो फर्नीचर में गई है, तो फर्नीचर लिख कर के फर्नीचर अकाउंट लिखकर रुपए इसके यहाँ लिख दिए गए। ये 5 लेन-देन हमारे पास में थे
और ऊपर जो हमारे पास लेन-देन थे, ये 5 लेन-देन थे। इन पाँचों लेन-देन में कैश का जो भी कुछ हुआ वो हमने यहाँ पर लिख दिया। लेकिन जो 5वाँ लेन-देन हमारे पास में है, दान में दिया गया है, इसमें कैश प्रभावित नहीं हुई है। इसलिए कैश का लेखा यहाँ पर नहीं होगा कैश अकाउंट में। अब हमारे पास रूल वही है कि हम दोनों पक्षों का टोटल करेंगे। जब हमने टोटल किया तो एक लाइन को यहाँ पर हमने खाली छोड़ दिया क्योंकि यहाँ पर कुछ न कुछ लिखा जाना है और सब जानते हैं बैलेंस लिखा जाना होता है। जब हमने टोटल देखा, डेबिट पक्ष का टोटल 11,500 आया जो कि ज़्यादा है, तो यही टोटल उठा कर के क्रेडिट पक्ष में भी लिखा गया 11,500। 11,500 में से क्रेडिट पक्ष का टोटल हमने देखा 2,000 और 1,000 है यानी कि 3,000 है। जो टोटल कम होता है वो लेजर अकाउंट में कहीं लिखा नहीं जाता। 11,500 में से ये 2,000 और 1,300 को लेस कर दिया और जिधर कम होता है वहीं लिख दिया और कम हमारा क्रेडिट का था तो यहाँ लिख दिया गया 8,500। ये 8,500 बैलेंस सीडी इस पर लिख दिया गया महीने की अंतिम तारीख में। इसके बाद इस बैलेंस को उठाकर अगले महीने की पहली तारीख में पक्ष बदलकर लिख दिया जाता है 8,500। अब एक चीज़, किसी भी संपत्ति खाते का डेबिट शेष अगर होता है तो इसका मतलब उतनी ही रुपए की वो संपत्ति हमारे पास है। यानी यहाँ कैश अकाउंट है तो ये कैश अकाउंट से हमें पता चलता है कि हमारे पास नगद में 8,500 रुपए बचे हुए हैं। फिलहाल संपत्ति खाते का हमेशा डेबिट ही शेष होता है। अगर कोई संपत्ति है उसको बेच दिया जाए तो उस संपत्ति का कोई बैलेंस नहीं बचता है। आगे हम चलते हैं इसी में कैपिटल अकाउंट की तरफ। हालाँकि ये हमारी संपत्ति नहीं है, ये एक दायित्व है और दायित्व के बारे में बताया गया है कि वह धनराशि जिससे व्यापार को शुरू किया गया है। और पूंजी खाते के बारे में हमें एक बात अवश्य याद रखनी है कि पूंजी खाता हमेशा क्रेडिट ही होता है। अगर व्यापार को बंद किया जाए या उसमें से पूंजी जब निकाली जाए व्यापार बंद करने पर, तब पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है। अन्यथा हमेशा पूंजी खाता क्रेडिट ही रहता है। इसीलिए यहाँ पर कैपिटल अकाउंट को देख लिया कि कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट है और क्रेडिट कैसे है, ये देखना होता है कि जो पूंजी व्यापार में थी वो कैश के रूप में थी, इसलिए यहाँ कैश अकाउंट लिखा गया और 10,000 रुपए यहाँ लिख दिए। जब किसी भी लेन-देन में केवल एक ही बार लेन-देन को लिखा गया हो, तब उसमें बैलेंस निकालने की आवश्यकता नहीं होती है। उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जिससे पता चलता है कि कैपिटल अकाउंट जो है, जो ये हमारा दायित्व है, फर्म का दायित्व है, व्यापार का दायित्व है, वो 10,000 रुपए है। अगले लेन-देन की तरफ को हम चलेंगे और अगले अकाउंट की तरफ को हम चलेंगे, तो वहाँ हमें पता चलता है ऊपर जो लेन-देन थे, उसके हिसाब से परचेज़ अकाउंट, क्रय खाता। अब क्रय जब है, तो क्रय भी हमारी एक संपत्ति ही हो मानी जाती है, जो भी खरीदा गया है। तो जब हम लेकिन यहाँ पर हमें लेन-देन में देखना यही होगा कि हम यहाँ पर परचेज़ अकाउंट बना रहे हैं, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमें लेन-देन में क्रय को देखना है और वैसे तो जो क्रय है, वो क्रय हमेशा डेबिट होता है। और दूसरी बात हमें ये याद रखनी है कि अगर खरीदे हुए माल में से माल कम हो जाता है, जैसे माल कम कब होता है? जब माल दान में दिया गया हो, माल नमूने के तौर पर बाँट दिया गया हो, माल निजी व्यय के लिए निकाल लिया गया हो, माल किसी दुर्घटना में नष्ट हो गया हो, तब क्रय खाते को क्रेडिट किया जाता है, अन्यथा क्रय खाता हमेशा डेबिट होता है। लेन-देन के उसमें अगर हम देखें, तो लेन-देन में जैसा यहाँ पर आपके पास में ये लेन-देन मैंने यहाँ पर लिख रखे थे। पहले लेन-देन में जो है हमारे पास में माल नहीं खरीदा गया था। माल यहाँ पर कितनी बार केवल खरीदने के लिए परचेज़ अकाउंट में माल अगर शब्द दे रखा है तभी इसको परचेज़ मानते हैं। किसी संपत्ति का नाम दे दिया जाए तो इसे क्रय नहीं माना जाएगा।
फिर ये फर्नीचर का खाता बनाया जाता है। तो यहाँ पर माल एक बार खरीदा गया है और एक बार माल बेचा गया है, 2 ही बार लेन-देन है। नकद माल खरीदा गया, खरीदना डेबिट होता है तो 2000 डेबिट में लिख दिए जाएँगे। माल बेचा है तो ये बेचना जो है वो सेल्स अकाउंट में जाएगा। फिलहाल माल खरीदने की बात यहाँ पर है, केवल एक ही बार माल खरीदा गया है और यहाँ पर माल दान में दिया गया है। जब दान में दिया गया है, तो फिर ये क्रेडिट में लिख दिया जाएगा और माल खरीदा है, डेबिट में लिख दिया जाएगा। जो भी रुपए हैं, वो रुपए लिख दिए जाएँगे। देखिए, इस तरह से हमारे पास ये लिखा हुआ है। ये अकाउंट हमारे पास बना हुआ है, परचेज़ अकाउंट। सबसे पहले 1 जनवरी में माल खरीदा गया, नकद खरीदा गया था इसलिए कैश लिख दिया गया। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया है ₹2000 जो भी वो लेन-देन में था। इसके बाद माल दान में दिया गया था ₹500 का तो माल चला गया, ये क्रेडिट पक्ष में यहाँ पर लिखा गया है। परचेज़ अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो गया। अब दोनों पक्षों का हम टोटल करेंगे तो टोटल हमारे पास में 2000 ज़्यादा हो रहा है। जो ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा में से कम वाले को घटा दिया जाएगा तो हमारे पास बचता है ₹1500 और इस पर हम लिख देते हैं बैलेंस सीडी महीने की अंतिम तारीख को। इस बैलेंस को उठाकर अगले महीने की पहली तारीख में ले जाते हैं। वही जो ₹1500 था, उठा कर के हमने यहाँ लिख दिया है। क्योंकि क्रय खाता एक संपत्ति खाता है, तो बैलेंस बीडी हमेशा इसका डेबिट ही होगा। और अगर कभी-कभी दान इसमें बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, माल किसी तरह से कम नहीं हुआ है, तो डेबिट पक्ष में ही टोटल आएगा, वही उसका बैलेंस बन जाएगा। सेल्स अकाउंट यहाँ पर हमारे पास जो खरीदी हुई संपत्ति थी, वो चली जाती है हमारे पास से सेल्स अकाउंट। तो यहाँ लिख रखा है सेल्स अकाउंट। तो अब हैं फिर हमें देखना है यहाँ पर लेन-देन में कि विक्रय हमेशा क्रेडिट पक्ष में ही होता है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो क्रेडिट पक्ष में ही विक्रय लिखा जाएगा। नकद माल बेचा गया है, तो यहाँ पर ₹1500 क्रेडिट पक्ष में लिख दिए और नकद बेचा है इसलिए कैश लिख दिया। अगर किसी व्यक्ति को माल बेचा गया था होता उधार, तो उस व्यक्ति के यहाँ नाम लिख दिए गए होते और यहाँ पर एक ही लेन-देन है, तो टोटल और बैलेंस निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका बैलेंस यही आएगा और लौट फिर कर क्रेडिट पक्ष में ही बैलेंस जाएगा। अगली संपत्ति हमारे पास फर्नीचर है, तो लेन-देन में जैसा कि था फर्नीचर के बारे में 6 जनवरी में नकद फर्नीचर खरीदा। ये भी तो संपत्ति ही है, तो ये हमारे पास फर्नीचर आया है। रूल्स में बताया था संपत्ति आई तो डेबिट में और संपत्ति गई तो क्रेडिट में। संपत्ति आई है तो डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा, नकद आई है तो कैश अकाउंट लिख दिया गया और यहाँ पर ₹1000 लिख दिए गए। आगे चलते हैं हम अगले अकाउंट की तरफ को और अगला अकाउंट हमारे पास में आता है अवास्तविक खाते, जिसको आय और व्यय खाते भी बोला जाता है। इसके बारे में यहाँ पर रूल्स लिख रखा है, आय व्यय खातों की यहाँ बात चल रही है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि समस्त व्यय खाते खाता बही में हमेशा डेबिट पक्ष में ही लिखे जाते हैं। दूसरा यहाँ पर लिख रखा है समस्त आय खाते खाता बही में हमेशा क्रेडिट पक्ष में ही लिखे जाते हैं। व्यय खाते डेबिट पक्ष में और आय खाते क्रेडिट पक्ष में। शॉर्ट रूप में भी यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं समस्त व्यय खाते डेबिट पक्ष में, समस्त आय खाते क्रेडिट पक्ष में। आय खाते और व्यय खाते के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर उन खातों में रुपए खर्च हुए हैं तो डेबिट पक्ष में यानी कि वो व्यय खाते हो जाएँगे और रुपए प्राप्त हुए हैं तो वो आय खाता हो जाएगा। आइए एग्ज़ाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे यहाँ लेन-देन लिखा हुआ है, कमीशन प्राप्त किया 28 तारीख में। कमीशन प्राप्त किया तो ये एक आय खाता है। किराया प्राप्त किया ये एक आय खाता है। वेतन दिया ये व्यय खाता है। मज़दूरी दी और तो ये भी व्यय खाता है। आय ये दोनों खाते आय खाते हैं। जब हम खाते बनाएँगे तो ये क्रेडिट पक्ष में लिखे जाएँगे और ये दोनों व्यय खाते हैं वेतन और मज़दूरी तो इनको डेबिट पक्ष में लिखा जाएगा। आइए शुरू करते हैं कमीशन अकाउंट से। तो सबसे पहले हम कमीशन अकाउंट को यहाँ बना रहे हैं और कमीशन अकाउंट हमने यहाँ लिख दिया। अब हमें लेन-देन में कमीशन देखना है। कमीशन प्राप्त हुई है तो आय खाता है और आय खाता है तो क्रेडिट में लिखेंगे। कमीशन में कैश प्राप्त हुई है, कैश अकाउंट लिख दिया ₹500।
अगला अकाउंट देखेंगे और अगला अकाउंट हमारे पास रेंट अकाउंट है, तो हमें रेंट को ही देखना है। रेंट प्राप्त हुई थी, तो क्रेडिट पक्ष में लिख देंगे और कैश प्राप्त हुई है रेंट में, कैश लिख दिया जाएगा ₹800। इसके बाद सैलरी अकाउंट को हम देखेंगे, तो सैलरी में हमने भुगतान दिया था, जब भुगतान दिया है तो ये व्यय खाता है और व्यय खाता डेबिट होता है। डेबिट पक्ष में लिख देंगे 3000, ये 3000 कैश दिया गया था इसलिए कैश अकाउंट लिख दिया जाएगा। इसके बाद वेजेस अकाउंट है, तो अब हम वेजेस अकाउंट को देखेंगे। मज़दूरी भी यहाँ पर दी गई है, तो ये व्यय खाता है, यानी खर्च वाला खाता है, तो डेबिट में ही लिखा जाएगा। ₹300 की मज़दूरी दी गई, तो डेबिट में ही लिखा जाएगा 300 और मज़दूरी में नकद रुपया दिया है, इसलिए कैश अकाउंट लिख दिया जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास में तीनों तरह के खाते यहाँ पर बनकर हमारे पास तैयार हो गए हैं। इसी तरह से एंट्री की जाती है, पोस्टिंग की जाती है लेजर में फॉर्मेट बना कर के। ये सारा कुछ आपने यहाँ पर देख लिया, सीख लिया है, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब पूरे क्वेश्चन को देख कर के इसी तरह से हम लेजर में हर अलग अकाउंट को अलग-अलग बनाते हैं और जितने बार लेन-देन में वो खाता आता है उतनी बार लेखा कर दिया जाता है, लिख देते हैं, पोस्टिंग कर देते हैं। लेजर में लेखा करने को खतौनी करना बोला जाता है, जिसे पोस्टिंग करना कहा जाता है। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।